तो विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और बजट सत्र के पहले दिन ही जिस तरह से एक दूसरे को पक्ष और विपक्ष ने आंख दिखाई, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो बचे दिन हैं, जब बजट आएगा उस दौरान जो है सदन जो है हंगामेदार भी हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो सकता है। दो विषयों को लेकर आज जो है सदन के भीतर जो आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष रहा। एक तो गैरसैंण में विधानसभा का सत्र सरकार नहीं करा रही है, इसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना प्रदर्शन किया, मौन व्रत रखा, मौन उपवास रखा और लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गैरसैंण की अवहेलना कर रही है सरकार, अपमान कर रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कल गैरसैंण में एक प्रतीकात्मक सत्र करेंगे। दूसरा विषय है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष विधायक प्रीतम सिंह और अन्य नेताओं को नहीं बुलाया गया, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि बाकायदा फ़ोन करके बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फ़ोन उसके बाद सबने स्विच ऑफ कर दिया। इन्हीं तमाम विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, वर्चुअल रूप से जुड़ चुकी हैं। वसी जैदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। DK पॉल साहब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे चर्चा में। और श्रीदेव चंद्र उत्तराखंडी जी UKD के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करेंगे। सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं वसी जैदी जी आपके पास आऊँगा और मेरा सवाल यही है कि चूँकि आज कार्यक्रम का क्वेश्चन आवर का शीर्षक भी हमने यही दिया है कि झूठा कौन है। एक तरफ तो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने फ़ोन करके भाव संपर्क करने का प्रयास किया और चूँकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से इस्तीफ़ा भी दे दिया था नेता प्रतिपक्ष ने, विधायक प्रीतम सिंह जी ने और तमाम लोगों ने, उसके बावजूद भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो हमने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। और आज जब नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम चला कि कल बैठक हो गई है और सरकार ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उधर गैरसैंण को लेकर भी लगातार सरकार पर आरोप लग रहा है। सरकार कह रही है कि विपक्ष के विधायकों ने बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अन्य जो निर्दलीय विधायक है वो भी बता रहे थे और कुछ और विधायक भी कह रहे थे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो क्या हमें उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या कुछ कहेंगे वसी जैदी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए रोहित जी, ये पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से गैरसैंण का अपमान किया जा रहा है धामी सरकार के द्वारा। और ये बड़ी आत्ममुग्ध सरकार है। आपने कहा ना कि झूठा कौन है, ये आत्ममुग्ध सरकार है, अपने आप में खुश रहने वाली सरकार है। इसे विपक्ष से, जनता से, प्रदेश की भावनाओं से। हेलो जी 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 वसी जी, आपको आपकी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आवाज जी, तो रोहित भाई मैं वही कह रहा था कि आत्ममुग्ध सरकार है, इसे गैरसैंण की भावनाओं से, प्रदेश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको गैरसैंण में सर्दी लगती है, अगर आपको गैरसैंण में ठंड लगती है, तो आप एक हिमालय राज्य का, देवभूमि उत्तराखंड का अपमान कर रहे हैं। और आप गैरसैंण से डरते क्यों हैं? आप गैरसैंण से नहीं डरते, आप प्रदेश की जनता से डरते हैं, उनके सवालों से डरते हैं, विपक्ष के सवालों से डरते हैं। कार्य मंत्रणा समिति पर झूठ कौन बोल रहा है, ये सबके सामने जग जाहिर है कि किस तरह से ये अपने आप में खुश रहने वाली सरकार विपक्ष या जनता का किसी भी भावना का कोई सम्मान नहीं करती। और यही एक वजह है कि हमें कल गैरसैंण के अंदर हमने एक प्रतीकात्मक सत्र रखा है और हम दिखाएंगे कि गैरसैंण हमारा गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की भावनाओं का उत्तराखंड की विरासत से जुड़ा हुआ एक ऐसा हमारा हृदय की धड़कन है कि हम गैरसैंण से कभी जुदा नहीं हो सकते। और ये सरकार बार बार गैरसैंण के नाम पर डरती है। पिछली बार भी आपको याद होगा 2023 के अंदर सिर्फ 4 दिन का इन्होंने बजट सत्र किया था और वो 21 घंटे कुल चला था पिछली बार का। और यही इस बार का इन्हें करना था। प्रश्नकाल से डरने वाली सरकार है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, ये उन मुद्दों से डर रही है धामी सरकार। अंकिता का हत्याकांड का मामला हो, जोशीमठ का मामला जी हो, जी जी भर्ती घोटाले का मामला हो, युवा पर लाठीचार्ज का मामला हो, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिन पर सीधे सवाल ठीक है वसी जी, सुनने से, सीधे कमलेश सीधे उनका जवाब देने से जी जी डरती वसी है। जी, और कमलेश रमन यही जी एक वजह है कि देहरादून के अंदर आनंद फानंद के अंदर गुपचुप तरीके से सत्र रखा गया है। न किसी की कमलेश सूचना दी जी गई जी जी है, वसी जी, न किसी से कमलेश रमन जानकारी दी जी गई है। देखिए जी, आऊंगा वसी जी, आपके पास आऊंगा। कमलेश रमन जी, आप सुन पा रही मुझे? चलिए संपर्क टूट गया है। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका क्या कुछ स्टैंड है इस विषय को लेकर? देखिए रोहित जी, राजनीति अपनी जगह है, परंतु
बीजेपी का जो इसमें अपना स्टैंड है वो इस तरीके से, देखिए किसी भी विपक्ष को नेगलेक्ट करना ठीक नहीं है। विपक्ष की संख्या कितनी है ये इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि अगर विपक्ष में नंबर कम है हम उनको इग्नोर करें। तो सरकार को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसको अपने में ही खुशी नहीं दिखानी चाहिए कि हम संख्या बल हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे को क्या फ़र्क पड़ेगा कि विपक्ष में क्या कौन बैठा है क्या बैठा है। देखिए हर एक नेता का, हर विपक्ष का या सत्ता पक्ष का, सबका अपना अपना काम है और विपक्ष को भी बुलाना बीजेपी का इसमें फ़र्ज बनता है, भाजपा सरकार का फ़र्ज बनता था। और इस तरीके से नहीं कि आप किसी को फ़ोन करके बुलाएंगे या आपने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया व्हाट्सएप में कि आप कार्य मंत्रणा समिति में आइए और बैठक में हमारे साथ शामिल हो जाइए। ये तरीका नहीं है एक काम करने का। सरकार में काम करने का अगर आप इस तरीके के बैठक का आयोजन होता है तो उसमें जो बुलावट है वो प्रॉपर ऑफिशियली जाता है। तो वो सब काम नहीं हो रहे, अब फ़ोनों से हो रहे हैं। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन बंद किया, या मेरा फ़ोन नहीं उठाया, या किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज मेरा रीड नहीं किया। ये सब बहानेबाजी है। इसका मतलब कि आप अपने आप को नहीं ये रेखांकित कर रहे हैं कि भाई हाँ हम भी इनको कुछ समझते हैं। विपक्ष को इस तरीके से नेगलेक्ट करना किसी भी सत्ता पक्ष के हित में नहीं है और जनता सब चीज़ें देखती है। और बात रही गैरसैंण मुद्दे की, तो देखिए गैरसैंण में, राजधानी में, चाहे वो पार्टी कांग्रेस क्यों ना हो, आज भले ही कांग्रेस को आज याद आ रही है गैरसैंण की, परंतु कांग्रेस ने कौन सा भला किया है वहाँ का? आप ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या स्पेशली कौन सा ऐसा कार्य किया था गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कि जो आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हिमालय राज्य का अपमान है। और देखिए जी विकास, ये सरकार का भी एक फेलियर माना जाता है कि अगर हमने राजधानी उसको माना है अस्थायी। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, मैं जाऊंगा। कमलेश रमन जी, आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी, कमलेश रमन जी, देखिए आरोप लगा रही है कांग्रेस की अपने आप में खुश रहने वाली पार्टी है, सरकार है बीजेपी। गैरसैंण में आप लोग सत्र नहीं करा रहे हैं, कार्य मंत्रणा समिति में आप लोग विपक्ष को नहीं बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फोन से हमने कांटेक्ट करने का प्रयास किया। भाई संवैधानिक व्यवस्था में फोन से काम चलेगा कि एक व्यवस्थित तरीका होता है, सूचना जाता है नेता प्रतिपक्ष को, एक प्रोटोकॉल होता है, लिखित में जाती है सारी चीजें। देखिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये काम हो चुका है कांग्रेस का। उनके खुद के विधायक गैरसैंण में जाकर के सत्र में शामिल होना नहीं चाहते। उनके लिखे हुए पत्र हैं कि हम ठंड है इस वक्त। कांग्रेस एक तरफ तो आपका मीडिया में आकर के कहती है कि सरकार चलाना नहीं चाहती, दूसरी ओर सरकार से निवेदन करती है कि आप ये सत्र वहां ना चलाएं क्योंकि बहुत ठंड है इस बार। तो ये कांग्रेस दोहरा चरित्र जो दिखाती है, ये पब्लिक के सामने कुछ और मीडिया के सामने कुछ और विधानसभा के अंदर कुछ और। तो यह सरकार की तो पूरी मंशा थी कि गैरसैंण में सत्र चलाया जाए, लेकिन विधायकों के निवेदन पे, और उसमें कांग्रेस के लगभग सभी विधायक ऐसे हैं, एक दो को छोड़ करके, जो नहीं चाहते थे कि गैरसैंण में सत्र चले। दूसरी बात कि कांग्रेस के पास आज के टाइम में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ सड़कों पे खड़ी होकर के कोई आंदोलन चलाने की बात करे। खाली बेबुनियादी आरोप लगा करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सरकार बिल्कुल ये चाहती है कि बजट कमलेश रमन जी, विपक्ष का ये भी आरोप है कि साहब आप लोग संख्या बल में ज्यादा हैं, कार्य मंत्रणा समिति में आप लोग जो निर्णय लेते हैं उसको फाइनल कर देते हैं, विपक्ष की आप लोग सुनते ही नहीं है। इसी वजह से पिछले सत्र में जो है नेता प्रतिपक्ष में और प्रीतम सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था इससे। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब उनको बुलाया जाता है तो वो बाहर वॉकआउट करके चले जाते हैं, हंगामा मचाते हैं, काम नहीं करने देते, विधानसभा में नहीं बैठते। जब किसी मुद्दे पर चर्चा होनी होती है तो वो कंधी बचा करके उनके विधायक वहां से खिसक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इन मुद्दों पे बहस नहीं कर सकते। आप बैठिए ना और सरकार को बिल्कुल सकारात्मकता के तहत बैठ करके सलाह दीजिए। सरकार अगर आपकी बात ना माने, क्योंकि विपक्ष का काम होता है एक अच्छी सलाह देना और सरकार उस पर अमल भी करती है। चलिए कमलेश जी, मैं आऊंगा।
ये ओपनिंग कमेंट था। और डीके पॉल साहब, क्या कुछ लगता है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं आप, ये जो चीज़ें हो रही हैं इस समय सत्र को लेकर, गैरसैंण में नहीं देहरादून में हो रहा है, बैठक में नहीं बुलाया गया तो नाराज़ हैं, कोई कह रहा है कि आपने फ़ोन किया, कोई कह रहा है आपने फ़ोन नहीं किया, कौन सही है कौन गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए आदरणीय विक्रम जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि गैरसैंण की अवहेलना, गैरसैंण का जो अस्थायी राजधानी बनाने का जो सपना वो जो टूटा है, वो भारतीय जनता पार्टी और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी शामिल रही है। मैं समझना ये चाहता हूँ कि क्या आज की डेट में जो सत्र चल रहा है, कार्य मंत्रणा की भी आप बात ले लीजिए, तमाम और बातों को भी आप जोड़ लीजिए, लोकतंत्र की शुचिता की जो हत्या आज, चाहे उत्तराखंड की विधानसभा हो, उनकी कार्य मंत्रणा की बैठक हो, चाहे देश के अंदर चाहे संसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे चुनाव आयोगों के द्वारा किए गए निर्णयों का मामला हो, चंडीगढ़ के निर्णय के विषय की बात कर रहा हूँ, हर जगह लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हठधर्मी हो रही है। अगर आप शुचिता की बात करें तो दिल्ली की विधानसभा में हम 62 हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी 7-8 के बीच में ही केवल है। लेकिन आप वहाँ भी कार्य मंत्रणा की बैठकों में आप देखिए किस प्रकार से एक बड़ी संवेदनशीलता के साथ में, जैसे आदरणीय शर्मा जी ने भी कहा कि प्रॉपर तरीके से एक विधानसभा का एक सिस्टम होता है, एक लोकतंत्र का एक सिस्टम है, एक तरीका है जिस पर प्रॉपर तरीके से विपक्ष को हम सादर आमंत्रित करें, बड़ी संविधान के रूप में, एक मैं ये कहूँगा कि बड़े आदर के साथ में हम विपक्ष को जो है ना करें, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करने में तुली हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गैरसैंण के मामले पर तो भारतीय जनता पार्टी का इतना गलत रवैया है कि आप उत्तराखंडी जो 42 शहादतें हुई है उनका अपमान अगर कोई कर रहा है इस राज्य में तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप एक बात को मैं अपनी बात कहकर खत्म करूंगा, जब ये अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं कि हम गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे, तो इनकी आत्मनियता कहाँ चली जाती है? जब ये बहुमत के साथ में 48 विधायक को लेकर के जब विधानसभा में बैठते हैं, इनकी सोच कहाँ चली जाती है राज्य के प्रति जो है? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैरसैंण पर दोनों ने एक गैर रवैया अपनाया है और जो बहुत इस राज्य के लिए अच्छा नहीं है, इस राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, नौनिहाल के लिए अच्छा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए शहादत अच्छा देने नहीं है। वाले ठीक 42 है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, श्रीदेव चंद उत्तराखंडी जी, क्या है यूकेडी का स्टैंड? रोज जी नमस्कार। मेरा सबसे पहली बात तो यह है कि जो शर्मा जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने संपूर्ण इसका जिस्ट बता दिया है। और अभी जो हमारे आपके प्रवक्ता और जो मैडम रमन बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनसे आपको स्पष्ट होता है कि केवल ये झोल मोल है, गोलमोल है। जहां अभी बात हुई, अगर चिट्ठी ये फोन पर नहीं होती, कौन सी चिट्ठी गई, कब रजिस्टर्ड हुआ, किसने डिलीवर्ड किया और उसमें प्राप्तकर्ता के साइन है कि नहीं है, वो होना जरूरी था। फोन पर कोई काम नहीं होता। यहाँ तक तो आज शादी में भी लोग कार्ड देते हैं, शादी तो छोड़, मरने के बाद भी लोग कार्ड छपाते हैं, और तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो और उसके लिए तुम फोन पर काम करते हो, बड़ी विडम्बना है। और दूसरी बात रही गैरसैंण की बात, तो गैरसैंण की बात में अभी जैसे आप प्रवक्ता बोल रहे थे वो सही बोल रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी शायद वहाँ देखा हो न देखा हो अलग बात है, लेकिन गैरसैंण में इन लोगों की मंशा बिल्कुल नहीं हो सकती। ये राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं और इनको गैरसैंण और उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं है। हम यूकेडी, हमारा उत्तराखंड अध्यक्ष का चुनाव भी गैरसैंण में कराता है, तो गैरसैंण एकमात्र उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय दल है यही कर सकता है इसकी मांग। और बड़ी विडम्बना देखो कि ठीक पहले सबके साइन होते हैं। अभी जो बीजेपी प्रवक्ता उन पे आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस वालों ने भी साइन कर दिया। भाई तुम बहुमत में तुम बोलते कि ना गैरसैंण में ही होगा, अगर तुम्हारे अंदर आत्मीयता होती तुम उस काम को करते, पर नहीं है। ये एक दूसरे के चोंचले, एक दूसरे की बात बोल करके दूसरे के सर में टाल करके 5 साल कंप्लीट करना है, बजट सत्र लाना है, लॉलीपॉप देना है, जनता को भगलाना है, और कुछ नहीं करती है। तो कोई बात नहीं, अभी हमारा जो उत्तराखंड क्रांति दल अपने जिन मुद्दों को लेकर के, उसमें हमारा गैरसैंण राजधानी का विशेष मुद्दा है और साथ ही साथ भू कानून और मूल निवास का मुद्दा है। जब मूल निवास का मुद्दा आ जाएगा तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर मूल निवासी होता उत्तराखंड का तो उसको गैरसैंण की पीड़ा, उसको उत्तराखंड की पीड़ा मालूम होती। वो कभी ये नहीं लिखता कि मुझे सर्दी लग गई,
आप इस बात को तो जब उनको सर्दी लगती है तो उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? कोई भी सिपाही, मैं सैनिक रहा हूं, मेरी बहुत लंबी सर्विस सेना में रही है, तो हमने ये नहीं बोला कि सीजन में बर्फ पड़ा हुआ है मिलने जाएंगे हम। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप विधायक हैं, अगर आप सांसद हैं और आपको वहां पर कार्य क्षेत्र दिया जाता है और आप सर्दी जैसे छोटी सी बात का बहाना लेते हैं, तो मैं तो बोलता हूं धिक्कार हो आप लोगों पे। आप लोगों का आज और अभी अपने मन से इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको नहीं रहना चाहिए, उत्तराखंड की सेवा नहीं कर सकते। चलिए, और एक बड़ी बात यह भी है कि तमाम विधायकों के लिए तमाम सहूलतें, तमाम सुविधाएं भी गैरसैंण में मुहैया कराई गई हैं। फिलहाल क्वेश्चन आवर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है और चर्चा जारी रहेगी। और चर्चा ये है कि झूठा कौन है, और गैरसैंण को लेकर तमाम बातें जो है सत्ता पक्ष विपक्ष करती है, लेकिन गैरसैंण के प्रति कितनी संवेदनशीलता तमाम जो राजनीतिक दल हैं इनके भीतर है और वाकई में है कि नहीं है, कि यह मात्र सिर्फ दिखावा है। और जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष के विधायक और नेता प्रतिपक्ष नाराज हैं कि साहब हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहा है, हम संख्या बल में कम है, बीजेपी संख्या बल में ज़्यादा है, जो कहते हैं वही करते हैं, जिधर हंटर हाँकना होता है वहीं हाँकते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, तो हमारी बैठक में आने का फ़ायदा क्या? पिछली दफ़ा इस्तीफ़ा दे दिया, इस बार बीजेपी ने बुलाया नहीं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। मैं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता के पास जाऊंगा। कमलेश रमन जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि विपक्ष के विधायकों को ठंड लग रही है, लेकिन विधायकों के लिए तो तमाम व्यवस्थाएं हैं गैरसैंण में, और ऐसे में उन जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली जनता के बारे में भी सोचिए, वो कितनी अस्वस्थ होगी, उसे कितनी ठंड लगती होगी। जब ये तमाम माननीयों को ठंड लग रही है, जनता के त्याग, जनता के लिए त्याग के लिए, जनता को त्याग की भावना देने की बात ये करते हैं चुनाव में कि हम बढ़ चढ़कर आपके मुद्दों को उठाएंगे, और जरा सा बुखार हो गया साइन कर दिया कि साहब यहीं करा लो। जन भावनाओं का ख्याल नहीं है, सिर्फ माननीयों की भावना का ख्याल है सरकार को। और नाम भी बता देते कि किस किस विपक्ष के विधायकों ने एप्लीकेशन पे साइन किए हैं। कि जन भावनाओं का ख्याल सरकार को नहीं है। सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप ही काम करने की पूरी कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि गैरसैंण में उनकी मंशा नहीं थी कि सत्र नहीं चलाना है। जब उन्होंने आदेश जारी किया कि गैरसैंण में सत्र होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने खाली एक फॉर्मेलिटी करी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का एक अपना खुद का एक विवेक होता है। अगर सब लोग ये चाहते कि भाई वही होना है तो वही होना है, लेकिन अगर विपक्ष बढ़ चढ़ करके खड़ा होता है और ये कहता है कि भाई नहीं जाना है, मैडम एक चीज बताइए, जन भावना ज्यादा बड़ी है कि आपके 10-12 विधायक जिनका स्वास्थ्य खराब है? 10-12 विधायक ही नहीं है, जन भावनाएं सबसे बड़ी है, वो सर्वोपरि है। सबसे पहले जन भावनाओं को ही नजरअंदाज नहीं किया जाता, उन्हीं को आगे रख करके प्रदेश के विकास में काम करने की बात धामी सरकार करती है। लेकिन अब क्या ऐसा विषय है कि विपक्ष, उस वक्त तो विपक्ष बड़े जोर शोर से बैठ करके ये कि गैरसैंण में नहीं हो सकती क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, या जो भी उनका निर्णय रहा होगा या जैसा भी विधायकों का रहा होगा, तो मुझे लगता है कि तभी धामी जी ने ये शायद निर्णय लिया होगा कि यहाँ बजट सत्र यहाँ कर देते हैं। अगर सभी विधायक वहां जाने के लिए तैयार हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी तो नहीं है कि वहां सत्र नहीं करना चाहते। पिछली बार भी सत्र किया और सत्र में रहकर वहीं उन्होंने निवेदन किया था कि सभी विधायक वहां रहे। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जो तमाम अभी जो आरोप लगा रहे थे हमारे, चाहे यूकेडी के भाई हो चाहे कांग्रेस के भाई हो, विधायक बनने के बाद सब लोग यहाँ आ जाते हैं। क्यों आते? कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी के क्यों ना हो। हमारा निवेदन ये है कि जब जन भावनाओं के अनुरूप इस उत्तराखंड को लिया गया था, तो वहीं के अनुरूप विधायक वहीं रहे और वहीं रह करके काम करे तो ज्यादा अच्छा ना। सारी चीजों को सरकार भी वहीं पर आप तक सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए तैयार है, तो विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष कैमरे के आगे तो बोलता कुछ और है, लेकिन बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के कुछ और बोलता है, जनता के सामने कुछ और बोलता है। कमलेश रमन जी, कमलेश रमन जी, पार्टी का कमलेश रमन जी, कमलेश रमन जी, रही बात की मैं यूकेडी की कमलेश रमन जी, जवाब देने के लिए बात दे रही हूँ, क्योंकि कमलेश रमन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? कमलेश रमन जी, मेरे अगल बगल दो ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये मुझे बार बार कह रहे हैं कि जरा ये पूछिए कमलेश रमन जी से, डीके पॉल साहब और वीरेंद्र शर्मा जी, की ये जरा पूछिए कि ये कमलेश रमन जी का व्यक्तिगत स्टैंड है कि ये पार्टी का स्टैंड है जो आप कह रही हैं? कौन सा स्टैंड? अभी जो बातें आप कह रही हैं जन भावनाओं के अनुरूप और तमाम चीजें जो,
देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार बिल्कुल जनभावनाओं के अनुरूप ही काम करना चाहती है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अपनी जनता को नाराज करेगी, और वो कर भी रही है। विकास का काम, तमाम सड़कों तक पहुंचाने का काम, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम, ये कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। महिलाओं को 30% आरक्षण देने का काम। रही बात यूकेडी और आम आदमी पार्टी की, तो इनको 0% यहाँ पर जनता ने वोट दिया है, तो इसलिए मैं इनकी बात को प्रमाण देने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं बैठी हूँ यहाँ पे अपनी सरकार की बात रखने के लिए। मैं उस विपक्ष की बात कर रही हूँ जो विपक्ष विधानसभा में इस समय लड़ाई लड़ रहा है। मैं वसी ये क्या जलील जी लड़ाई के पास लड़ रही है? जाऊंगा, फिर पाल साहब मैं आपके पास विधायक, आता हूँ। चलिए मैं एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सेकंड लेना चाहूंगी। जी। यूकेडी के जब विधायक बने वो भी यही देहरादून के अंदर निवास करते हैं। तमाम विपक्ष के जितने नेता यही निवास करते हैं, इनके बच्चे यही पढ़ाई करते हैं। क्यों नहीं अपने विधानसभाओं में जाकर के काम करने की बात करते? क्यों नहीं गैर सैंड के लिए धरने पे बैठते? आप बाकी चीजों के लिए धरने पे बैठ सकते हैं विपक्ष के लोग, चलिए, तो गैर वसी सैंड जलील में जी, कमलेश सत्र जी, चलाने के लिए मैं- विपक्ष पे क्यों नहीं बैठे? तो कमलेश- दो मुँह वसी चेहरा जलील नहीं होना जी। चाहिए। विपक्ष बार बार अगर वसी दो मुँह जलील जी। चेहरा रखेगा तो मुझे लगता है ठीक- कि ये सरकार के ठीक है। साथ भी नाइंसाफी और जनता के साथ ठीक है, भी। ठीक। वसी जदीद, मेरा प्रश्न ये है कि साहब ये सरकार कह रही है कि विपक्ष के विधायकों ने साइन किया कि साहब हमें तबीयत ठीक नहीं है, मैं अस्वस्थ हूँ, तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? ये संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि क्या हमें उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? तो ऐसे में आप लोग कल प्रतिमात्मक जो सत्र कर रहे हैं गैरसैंण में, आपने पता क्यों नहीं लगाया पार्टी के भीतर कि ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिनको ठंड लग रही है, उनके बारे में बताते, उनको फटकार लगाते कि बताओ तुम्हारी वजह से फजीयत हो रही है? पूछा कांग्रेस ने। मैं जवाब दूं रोहित जी? अब जी 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 वसी जी। देखिए रोहित जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था अपनी बहन कमलेश रमन जी की बात, और कमलेश रमन जी कह रही थी कि हमारे विधायकों ने पत्र लिखा है, पत्र पे साइन किए हैं। तो एक पत्र तैयार किया गया होगा जिसके ऊपर हमारे विधायकों ने साइन किए होंगे, ऐसा मानना है कमलेश जी का। तो मैंने पूछा भी बीच में कि एक बार आप उस विधायक का नाम बता दीजिए हमें जिसे सर्दी लग रही होगी। एक सबसे बड़ा झूठ ये है इसमें रोहित भाई कि आप कार्य मंत्रणा समिति में तो बुलाते नहीं है। वहां तो आपको हमारे विधायकों की जन भावनाओं का, हमारे विधायकों की भावनाओं का कोई औचित्य नहीं रखते, वो आपकी नजर में है। और आप यहाँ पर गुपचुप तरीके से लेटर साइन कराते हैं और कहते हो कि हमारे विधायकों को सर्दी लग रही है। जब आप हमारे कार्य मंत्रणा समिति में आप कांग्रेस को कुछ नहीं समझते हैं, तो आप 47 विधायकों वाली पार्टी 19 विधायकों की बात को सुनकर गैरसैंण में सत्र रोककर आप देहरादून में कर देते हो, तो इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी आत्ममुक्ता की बात क्या हो सकती है भाजपा की? आपके 47 विधायक तैयार थे, हमारे 19 विधायक तैयार नहीं थे, आपका ये मानना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की वसी जी। 19 विधायकों की बात सुनकर 47 विधायकों की बात को नकार कर, आपने जन भावना को नकार कर आपने देहरादून में सत्र रखा क्योंकि कांग्रेस के विधायक चाहते थे, ये आपका कहना है। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? एक पत्र आप ऐसा नहीं दिखा सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से वो एक दरख्वास्त करता हूं कि वो एक पत्र तो दिखाए कम से कम, के देखिए आपके फला विधायक ने इस फला लेटर के ऊपर साइन किया और कहा कि हमें सर्दी लग रही है, आप गैरसैंण में मत कीजिए। पिछली बार आपने 4 दिन में सिर्फ 21 घंटे सदन चलाया था, और इस बार आप सदन देहरादून में कर रहे हैं और वो भी 4-5 दिन में आप समाप्त कर देंगे। प्रश्नकाल से आप बचते हैं, सवाल का किसी भी सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो आप कहते हो कि कांग्रेस के विधायक बहिष्कार करते हैं। अरे जब सुनवाई नहीं है तो क्या करेगा कांग्रेस का विधायक? जब सुनवाई नहीं है तो क्या करेंगे नेता प्रतिपक्ष? कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा देंगे ना। कार्य मंत्रणा समिति में आपका एक 47 विधायकों की बात चलती है, और जब सत्र देहरादून में चलाने की बात होती है तो आप 19 विधायकों की बात मान लेते हो। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? चलिए डीके पॉल साहब, देखिए, सत्र के विषय पर जो हमारी कमलेश बहन ने जो बात कही है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये समझता हूँ इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे इनके कंट्रोल में इनके अधिकारी नहीं हैं, इस राज्य के विधायक भी इनके कंट्रोल में नहीं है। जिसको ये करोड़ों रुपए का बजट देते हैं हर साल में अपने क्षेत्र में लगाने के लिए, और उन्हीं के प्रवक्ता, उसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये ऊपर से आके सारे नीचे बस जाते हैं, तो आपके विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब आप फेल हैं, राज्य के विकास से आप अछूते रह गए हैं। आप जो विकास की बात कर रहे हो वो सब झूठ है, उसका कोई निराधार नहीं है। इसका मतलब आपको गैरसैंण पसंद नहीं है, आप अपने मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर रखते हैं और उसको कहते हैं हम सत्र नहीं करेंगे। इसका मतलब राज्य विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 42 शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारी शहीद राज्य आंदोलनकारियों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब तो साफ साफ हुआ। हमारा कहना यह सत्र इंपॉर्टेंट होता है,
सत्र में आप कार्य मंत्रालय की बैठक हो, चाहे तमाम बातें हो, वो जब हमने, आप सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है बहुत ध्यान से। देखिए, जब आपने 2 राजधानी बना दी है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन, तो जब आप शीतकालीन में ये सत्र वहां नहीं कर सकते तो ग्रीष्मकालीन में तो करिए। ये तो मध्यम है, आइए मध्यम है, ना सर्दी है ना गर्म है, ना वहां बर्फ पड़ रही है, ना वहां तूफान आ रहा है, ना बर्फीली हवाएं चल रही है, और उसके बाद भी आप गैरसैंण में जो है ना सत्र नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आप राज्य के लोगों के विरोध में खड़े हैं, और आप जिस बात की जो मंत्रणा कर रहे हैं वो राज्य के लिए सफल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आपके विधायक कंट्रोल में नहीं है, आपके अधिकारी कंट्रोल में नहीं है, तो राज्य की दशा और दिशा कैसे सही होगी। जिन सवालों को विधानसभा में उठना चाहिए, जिनका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो कांग्रेस सवाल करती है, क्योंकि विपक्ष में तो वही है। और मेरी बहन, हमें 3.8% वोट मिले हुए हैं, 0% नहीं मिले। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके आइएगा जरूर, क्योंकि देख लिया मैंने कितने परसेंट मिले हैं आपको, मैंने देख लिया आपको कितने परसेंट मिले हैं, देख लिया है आपको। तो बस तो आप वही बोलिए। लेकिन आपने कहा उत्तराखंड के आप हितैषी हैं, तो आपने कितना आंदोलन किया उत्तराखंड के लिए, ये तो बता दीजिए आम आदमी पार्टी के लोगों ने। आपने एक प्रतिकॉपी है कि आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की झूठ की जो फैक्ट्री है वो सबको यही पढ़ा रहे हैं कि अभी तक देखिए भ्रष्टाचारी, देखिए भ्रष्टाचारी जो दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार करके यहाँ बैठे हैं, कितने साफ वही से अपनी बातों को रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये ना भूले कि वो भ्रष्टाचार करके यहाँ साफ गोई से बैठ के लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। पाल जी, आप इस विधानसभा में ये किस प्रकार से इस राज्य के विकास के लिए क्या नीति लेकर के आ रहे हैं? क्या 2025 में जो बात करते हैं झूठ थपाल, हम 2025 में बैठेंगे आमने सामने, हम तब भी आपसे सवाल पूछेंगे 2025 में कैसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। देखिए, ज्यादा बोलने से आप साफ नहीं हो जाते, आप ज्यादा बोलने से ईमानदार नहीं हो जाते। पूरे देश को पता चल गया आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी, कितने बड़े बेईमान है। ये समझ लीजिएगा आप, ये समझ लीजिए आप। चलिए वीरेंद्र शर्मा जी, एक चीज और भी निकल के आती है कि सत्रावधि जो है, सत्र की अवधि बहुत छोटी है। अन्य राज्यों की हम बात करें, हिमाचल या अन्य राज्यों की, तो वहां पर 10-10, 12-12 दिन का बजट सत्र होता है। ये विषय भी जो है, इसको भी विपक्ष इस पे सरकार को घेर रहा है। ये अच्छा सवाल है। देखिए रोहित जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं अभी कमलेश रमन जी की बात सुन रहा था, ये खुद ही कंफ्यूज है कि ये बताना क्या चाह रही है सरकार। मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ भाई साहब, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ। आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। आप खुद ही नहीं है क्लियर कि आप क्या स्टैंड, पार्टी का स्टैंड ले रही हैं, या आप पार्टी की अवहेलना कर रही है कि या फिर आप पार्टी की तारीफ कर रही है। हमें तो समझ नहीं आ रहा ये आप बोलना क्या चाह रही है। आप कभी कह रही है कि जन भावनाओं का ख्याल रख के सब लोगों को वहां पे सत्र करना चाहिए था, हम लोगों को। आप सरकार में है या कांग्रेस सरकार में? पहला सवाल मेरा आपसे। मेरी बातों को आप तोड़िए मरोड़िएगा मत, मेरी बातों को तोड़िए मोड़िए मत आप। मैंने सीधा सवाल, मैंने सीधा कहा कि जब विपक्ष बाकी चीजों के लिए सड़क पे आ सकता है, तो क्या गैरसैंण में सत्र के लिए नहीं बोल सकते? आप सुनेंगे की क्षमता रखो। और दूसरा, कैमरे पे आकर के आप कुछ और बोलते हैं और जनता के बीच में कुछ और बोलते हैं, तो ये भ्रमित न करें। ये चैनल मैंने ये कहा विपक्ष के लिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप पहले सुनने की क्षमता रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ। आप पहले ये बताइए, आप सरकार में हो या कांग्रेस सरकार में? पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपका आदेश कांग्रेस आए ना आए, आप अगर अपना सत्र वहां करना चाहती थी, जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, अगर आप दिल से करना चाहती है, तो कांग्रेस कौन होती है आपको रोकने वाली? पहली बात, ये आपका बहाना है कि कांग्रेस के विधायकों पर डाल दिया जाए कि इन्होंने हमें लिख के दिया। तो आपने सुना क्यों इनका कि ठंड लग रही है? इनके लिए एक जैकेट खरीद के भी दे सकते थे। आप सरकार में हो, वहां पे तो 7 स्टार होटल की तरह वो आपने विधानसभा भवन भी बनवा रखा है। वो किस लिए है? एसी कारों में जाना, आपने हीटर लगे हुए आपकी कारों में, आपको ठंड कैसे लगी? इस बार तो सर्दी हुई नहीं है, इस बार तो बर्फबारी हुई नहीं है, बारिश भी नहीं हुई, ठंड कहां से हो गई आपको अत्यधिक ठंड? इसका मतलब आप सब ये फ्रॉड, ये सब चीजें इतने चैनल में आके आप स्टेटमेंट दे रही हैं, एक पार्टी की प्रवक्ता बनके, वो भी सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता बनके ऐसे स्टेटमेंट दे रही है। उत्तराखंडी पहली चीज। दूसरी बात मेरे को अपना टास्क पूरा करना। पहले तो बहन रमन को ये एक नसीहत देना चाहता हूँ कि ये जो शर्मा जी हैं, ये कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनकी बात आपको बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। हम भी सुन रहे हैं और मैं बसी जी का भी धन्यवाद देता हूं।
मैं उम्र में बहुत बड़ा, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं। और बशी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आराम से सुन रहे हैं और उनकी कई बातों में ये सच्चाई थी। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप लोगों से, ये क्वेश्चन और में जो बात चल रही कि जो कांग्रेस के विधायकों ने जो लेटर में दिया हमें सर्दी लगी, उसको सार्वजनिक किया आपने, जनता को बताया, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पर विकास क्या कर रहे हैं, किसका नाम है वो विकास? यहाँ पर आपके जो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ पर आज उसका पॉइंट नहीं है, नहीं तो मैं वो आपको सामने बताता हूँ कि कितनी महिला को यहाँ पर आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो बात करते हैं, कितना अन्याय हुआ, वो आज का मुद्दा नहीं है। जब फिर आएंगे फिर आपको समझा देंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी सरकार फेल है और वो सिर्फ डबल इंजन बोल करके आगे वाला इंजन पीछे वाला इंजन जो उसको खींच रहा है, कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। और चलो जो कुछ भी है, अब विधानसभा की जो बात हो रही थी तो ये तो स्पष्ट है कि आप जनता को भगला रहे हैं। आपने बोलना था कांग्रेस के 10, 18, 20 विधायक जो भी हैं वो विधायकों का मना किया हुआ है, आपके तो पूरी आपने जाना था। ठीक है, विपक्ष नहीं आ रहा, हमेशा तो आप ऐसे ही करते हैं, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आप फंसा देते हैं। तो आप तो चाहते यही हैं, आप मंत्रणा जो कार्य मंत्रणा समिति में नहीं बुलाते हैं और बुलाने का उसमें भी आपके पास कोई दावा नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये करूंगा कि मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि जब जब भी कभी बात होती है, पार्टी वाला आरोप लगा सकता है, प्रत्यारोप कर सकता है, पर जब भी कभी राजनीतिक कोई विशेषज्ञ होता है जो वो बात करता है वो सबके लिए बराबर करता है। वो हमें ही बता सकते हैं तुम्हारे क्या, उनको तो कम से कम सुन लिया करो, हमारी बात तो नहीं सुनना, कांग्रेस की बात तो आपने नहीं सुनना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस बहुत दुखी है। कांग्रेस ने अगर ये मंत्रणा आज वहां पर जाके कर रही है तो उस टाइम ठंड कैसे लगी थी? इन्होंने अपने विधायकों से क्यों नहीं पूछा? किसने ऐसा बोला? और ये तो स्पष्ट है, ठंड कैसे लगेगी भाई? वहां की जनता कहाँ है? झूठ है, वहां की जनता कैसे रह रही है वो तो देख लेते। और मैं तो पहले ये जानना चाहूंगा कि अब अगर सरकार वास्तव में कुछ कार्रवाई कर रही है तो गैरसैंण के नजदीक जितने भी विधायक हैं उन विधायकों पर एक्शन लेना चाहिए, अगर उन्होंने ठंड का बहाना बनाया है तो। मेरी तो ये रोहित जी के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि उन विधायकों के बार सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तो ठंड लगनी नहीं चाहिए। वसी जी, क्या हम मान के चले कि भाई आप लोग का प्रतीकात्मक जब सत्र हो जाएगा तो अध्यक्ष जी उन विधायकों से पूछेंगे कि आखिर कैसे साइन कर कोई दिया विधायक तुमने? नहीं है ना रोहित जी, कोई विधायक नहीं है। हमारे किसी विधायक ने कोई पत्र नहीं लिखा, हमारे किसी विधायक का कोई बयान कोई पत्र आप नहीं दिखा सकते कि हमारे विधायक ने ये चाहा हो कि आप सत्र गैरसैंण मत कीजिए। मतलब आपने पूछताछ कर ली सबसे पूछ लिया, बात कहा तुमने की है, सबसे पूछ लिया आपने सारे? अपने मन की करने वाली सरकार है। आपको लगता है कांग्रेस के विधायकों की वैसा ही है, संसद का उसका विधानसभा का सत्र ये देहरादून में कर सकती है? आपने अपने सारे विधायकों से पता कर लिया? सरकार है, आपने अपने सारे विधायकों से पूछ लिया? सरकार हमारा मन की कोई बात कर ली विधायक होगी। पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है। हमारा कोई विधायक इस बात में कि हमारे एक विधायक की मंशा ये नहीं थी कि देहरादून में सत्र हो। हमारे किसी एक विधायक की, मैं आपके पार्टी में बड़े जोर शोर के बड़े धैर्य के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि हमारे एक विधायक का भी पत्र या कोई आप बयान नहीं दिखा सकते कि उसने कहा कि आप देहरादून में सत्र कीजिए। कुछ कहने का भी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा जयदी हूं। जी, ये सिर्फ झूठ है, ये भाजपा का झूठ है। जयदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये मन की बात चल रही होगी जी। बीजेपी सरकार की, मन की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये झूठ है। आप कोई पत्र प्रोग्राम दिखाइए आता है ना और ये प्रधानमंत्री WhatsApp जी पे का, मैसेज करना, तो ये फोन मन की करना, बात ये है क्या- शायद। ये नेता प्रतिपक्ष है। तो मन की बात में सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? आपने अपने घर से मन की बात कर लो, होगा कुछ दिनों बाद अगर फिर सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? विपक्ष को रवैया तो यही है। यही है। वैसे अगर विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं तो यही है आगे का प्रोग्राम। इन्होंने कितनी बार गैरसैंण के अंदर सत्र किया है? कितने दिन तक गैरसैंण के अंदर सत्र किया है? 3 दिन नहीं ठहरते गैरसैंण के अंदर भाजपा, 3 दिन नहीं मतलब बैठना चाहते लोग। नहीं, माल्टा खाने गए थे, पिछले महीने गए थे वैसे। देखिए रोहित जी, अगर मुझे बोलने का थोड़ा सा समय देंगे आप, मैं सबसे कम बोल रहा हूँ आपके चैनल पर। चलिए, मैं फाइनल अब फाइनल कमेंट का समय हो गया है वसी जी। अब फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपको देता हूँ 3 साढ़े 3 मिनट देता हूँ। चलिए बोलिए जी। देखिए, गैरसैंण की मेरे साथी जो बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अन्य पार्टियों के भी लोग हैं, और बहन कमलेश रमन पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कहूंगा जैसे बाकी लोग कर रहे थे। वो भी कांग्रेस से आई है, आम आदमी पार्टी, भाजपा, सभी जगह देख रही है। अभी भाषा में रमने मोने समय लगेगा क्योंकि दिल से तो कांग्रेस ही है और रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो गैरसैंण का है, कई ऐसे चैनल के माध्यम से आपके मैं सुन रहा था अभी, कांग्रेस ने गैरसैंण के लिए क्या किया, एक बड़ा सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमने 10 साल उत्तराखंड के अंदर सरकार चलाई है और शुरू के जो 5 साल से वो रोड मैप तैयार करना था उत्तराखंड का, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य था, संसाधन का अभाव था, व्यवस्थाओं का अभाव था। और तिवारी जी का जो लकीर तिवारी जी खींच गए हैं विकास की, मुझे नहीं लगता, मेरे जो बाकी साथी बैठे हैं जो पैनलिस्ट हैं वो बता देंगे कि वो इतनी बड़ी लकीर है कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उसके करीब नहीं पहुंच पाए, जो
तिवारी जी का विजन था, जो उनका मिशन था, वो 5 साल हमारा वो रोड मैप तैयार करना था, जो आज भी दिखाई देता है उत्तराखंड के अंदर। जो आज हम 90,000 करोड़ के बजट तक पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय मैं एनटी तिवारी जी को देना चाहूंगा कि जो संसाधन वो इकट्ठा कर गए थे, जो वो एक आय के स्रोत बना गए थे, उसकी आज हम पहुंचे हैं 23-24 साल के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गैरसैंण की याद किसने की? गैरसैंण की याद हमने की। 2012 में जब हमारी सरकार दूसरी बार बनी, तो हम लोगों ने सबसे पहले कैबिनेट बैठक की। माननीय विजय बहुगुणा जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, पहले कैबिनेट बैठक की, और मैं उसमें गया था, एक पत्रकार के हैसियत से मैं वहां पर गया था। लेकिन मैंने देखा कि पहली बार अगर किसी ने याद किया तो कांग्रेस ने गैरसैंण को याद किया था, और अनुसुईया प्रसाद मैपुरी जो दुनिया में नहीं रहे, उनका मैं बड़ा श्रेय मानता हूँ उत्तराखंड में गैरसैंण को याद करने के लिए। तो उसके बाद विधानसभा भवन बना, और हम लोग जो विजन, और जो हमारा विजन था हरीश रावत जी का, हरीश रावत जी ने जब विधान भवन का वहां पर निर्माण किया, उसके बाद तो 50 करोड़ रुपए अंतिम समय पर जब सरकार हमारी जा रही थी, 2016 का लास्ट था दिसंबर का, वो जब 50 करोड़ रुपए जारी भी हुए थे, तो एक विजन था कि हम गैरसैंण को आगे लेकर चले, और उत्तराखंड की अगर पहचान हो तो गैरसैंण के माध्यम से हो। यही हमारा मिशन था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 2017 में आए, उसके बाद तीरथ जी आए, पुष्कर सिंह धामी जी आए, लेकिन गैरसैंण की इतनी अनदेखी और गैरसैंण का इतना अपमान कभी अभी तक इन 23-24 साल के अंदर कभी नहीं हुआ जितना इस धामी सरकार के अंदर है, और पिछले 6-6.5 साल हम भाजपा सरकार के अंदर देख रहे हैं। गैरसैंण के नाम से डर लगता है भाजपा को, पता नहीं क्या, किसका दबाव है, किसका इनके ऊपर अधिकारियों का दबाव है, विधायकों का दबाव है, किसका दबाव है कि गैरसैंण के नाम पर ये कतराते हैं। गैरसैंण इनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होता है, और जब काम करने की बात आती है तो उसके बाद इनका झूठ है इनका, वो देखिए कि गैरसैंण के नाम से सबसे ज्यादा कतराने वाली सरकार ये है। पिछली बार भी आपने देखा कम से कम वहां पर सत्र जितना ये टालना चाहते हैं वो टाल देते हैं, देहरादून के अंदर बैठ जाते हैं। ठीक है वसी जी, उसके बाद ठीक है वसी जी, जितना समय मैंने आपको दिया था वो पूरा हो गया, 3.5 मिनट। कमलेश रमन जी, गैरसैंण पे आप लोग गंभीर नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं ये भी आरोप लगा रहे हैं, सारे के सारे एक स्वर में। फाइनल कमेंट आपका, पहले तो आपका फाइनल कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मैंने उनकी किसी बात की कटाक्ष नहीं करी है, मैं उनकी हर बात को ध्यान से मैंने भी सुना और चीजों को सुना मैंने। लेकिन अभी जो दूसरे हमारे भाई कह रहे थे कि प्रवक्ता का अपना खुद का बयान, क्या ये बयान है या वो बयान है, तो ये इस तरह का मैंने सिर्फ ये कहा अपनी बात में कि विपक्ष का जो दोहरा चरित्र है कि जनता के सामने कुछ और कैमरे के सामने कुछ और विधानसभा के अंदर कुछ, ये वाला मेरा वक्तव्य था कि मैंने ये वाली बात रखी, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ करके यहाँ पेश किया गया। दूसरी बात कि सरकार की मंशा गहरी है या नहीं है, सरकार की मंशा बिल्कुल गैरसैंण में जाने की है, गैरसैंण में सत्र कराने की है, लेकिन हो सकता है क्या बात रही क्या नहीं रही ये तो देखो ज्यादातर आपको सरकार बताएगी। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि धामी सरकार की मंशा इस प्रदेश के अंदर विकास लाने की है, महिलाओं को सशक्त बनाने की है, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की है, इस प्रदेश की हर उस दूरस्थ गांव तक जाने की, सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, इस प्रदेश को विकास के निरंतर आगे बढ़ाने की व्यवस्था इस सरकार की है। तमाम ये जो सारी चीजें हैं कि गैरसैंण पे मुद्दा, अरे मुद्दा तो आज ये होना चाहिए था कि हम काम क्या कर रहे हैं, मुद्दा तो ये होना चाहिए था कि स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन एक गैरसैंण पे इस तरह की छोटी वाली जो बचकानी जो आज यहाँ विपक्ष लेकर के बैठा है, दोहरा चरित्र दिखाता है बार बार। और जो मेरे ये पैनलिस्ट बैठे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के बैठे हो, चाहे यूपीडी के बैठे, इनको भी तो मौका मिला था उत्तराखंड में गैरसैंण के लिए। मैं यही कहूँगा, कमलेश जी समय समाप्त। कमलेश जी, डीके पॉल साहब का टर्न है। देखिए ये चुनावी सत्र है विक्रम जी, चुनावी सत्र में भी अगर राज्य को हम बहुत गंभीरता से यहाँ के विकास को, यहाँ की तमाम चीजों को, हमारे गैरसैंण स्थायी राजधानी को, तमाम ये मौका था भारतीय जनता पार्टी के पास कि हम 90% से हम तो 100% चाहते हैं कि अस्थायी राजधानी गैरसैंण बने, लेकिन आपके पास मौका था उत्तराखंडियों को खुश करने का, उत्तराखंडियों को ये बताने का कि हम उत्तराखंड के हितैषी हैं। आप गैरसैंण में सत्र कर सकते थे, आप पिछड़ गए हैं। ये आपका चरित्र और आपका जो सोच है राज्य के लोगों के प्रति वो स्पष्ट हो गई है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अब कितनी भी सफाई देती रहे कमलेश जी, सरकार कितनी भी सफाई देते रहे, इसमें सरकार फेल हो गई है, यानी राज्य विरोधी, राज्य विकास विरोधी सरकार है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चुनावी सत्र ही सही
है। लेकिन तो राज्य UKD को के अधिकार है, आपको तो अधिकार राज्य भी के नहीं है। पांच साल नौजवानों के आपको तो लिए एक नेता आप बता कुछ दीजिए आम नौकरियों की आदमी घोषणा पार्टी कर का। दीजिए। कमलेश जी, एक नेता कमलेश जी बता फाइनल दीजिए कमेंट आम चल रहा है। आदमी कमलेश जी इनके बीच में पार्टी बोलिए। का। राज्य के नौजवानों के लिए नौकरी की घोषणा कर दीजिए इस सत्र में। आप कोई स्पेशल बजट बिल्कुल होगी, भारत की बिल्कुल सरकार होगी, से पांच जो साल अभी तक बिल्कुल नहीं मिला होगी। नौकरी की वो व्यवस्था ला करके भी होगी, उत्तराखंड को दे महिलाओं को दीजिए। आत्मनिर्भर बनाने की आप व्यवस्था अब भी चलते होगी। चलते ही सही, राज्य की अस्थायी राजधानी को नहीं बनाएंगे आप, हमें मालूम है, लेकिन अगले सत्र की घोषणा कर दीजिए। अरे कुछ तो करिए भाई, कुछ तो मांग विपक्षी मानिए ना। और मैं कांग्रेस को भी निवेदन करना चाहता हूं, उनके विधायकों को भी, कि वो सत्र से भागे ना, इन पर सवाल करे विधानसभा में बैठकर, इनके सिर पर बैठ के, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में करती है, पंजाब में करती है, इनके नाक में दम कर दे उत्तराखंड के विषय पर। लेकिन विधायक बाहर ना आए, ये चाहते हैं अब कि 5 साल विपक्ष की चुपचाप खोखलाहट साफ निकल कर दिखाई बाहर आ देती है कि जाए उनका ठीक कोई और है नहीं और लड़ने ये के अपनी लिए। मनमर्जी 5 कर साल ले, बेचारे इनको क्या करें, मनमर्जी नहीं डिबेट करने में देनी है। बैठ कर सीधे चलो उत्तराखंड जी। उत्तराखंड जी, आपका उनकी ना वक्तव्य, जनता अंतिम सुनने कमेंट वाली आपका। है, ना विधानसभा में कोई कमलेश जी सुनने चुप, वाला कमलेश है। जी शांत हो जाइए प्लीज। बड़े दुख की बात है कि हमने बीजेपी प्रवक्ता की जो बात सुनी है उसमें कहीं भी ठोस चीज नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह बात कर रही हैं। हो सकता है होना चाहिए था। आप अगर ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात होनी चाहिए, वो तो होनी नहीं चाहिए, आपको करनी चाहिए थी। आपको होनी चाहिए, नहीं बोलना, आपको करनी विकास चाहिए थी। चाहिए। और ये करने के लिए अभी जैसे हमारे जो है जो आपके जो प्रवक्ता हैं, आपने सही बोला है कि कांग्रेस के विधायकों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि आप सख्ती से मुस्तैदी से आगे रहें। या आपका ही फायदा उठाकर बीजेपी हर जगह ये से उल्टे काम कर रही है। इन्होंने पूरी जनता को ताक में रख दिया है। और अब ये जुमलेबाज जो है ही, और यहाँ पर भी मैम आपकी एक भी बात भी सत्य नहीं थी। आप सारा फोकस आपकी तरफ है। सरकार को आप सरकार में रहकर आपने सरकार में रहकर आपने दोहन का काम किया है। आपने उत्तराखंड का दोहन किया है। दोबारा भाजपा पे उत्तराखंड का भरोसा सिर्फ नहीं दोहन करती किया अगर अच्छे आपने। काम नहीं होते अंतिम तो। कमेंट। आप एक बात अपना सुनो, तो हम तो एक चीज बोलेंगे। एक लाइन, हम एक लाइन। एक सेकंड से मेरा समय है। जी। हम तो एक बात बोलूंगा, अपनी बात खत्म कर रहा जी। हूं। हम उत्तराखंडी हैं, स्वाभिमानी हैं, हम किसी के बैर नहीं। ठीक। हम उत्तराखंडी हैं, हम स्वाभिमानी हैं, हम किसी के बैर नहीं। अगर बीजेपी का यही रवैया रहेगा तो अब आगे आपकी खैर नहीं। चलिए, इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात खत्म वीरेंद्र शर्मा करता हूं। जी। चलिए देखिए रोहित जी, गैरसैंण एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में, बिल्कुल कुमाऊं और जो गढ़वाल को जोड़ती है, वो सेंटर एक ब्रिज है। अगर आप उस ब्रिज को ही तोड़ना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कुमाऊं को गढ़वाल मंडल से जोड़ पाएंगे। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए हमारे पूर्व नेताओं ने, जैसा जयदीप जी ने अभी तक थोड़ी देर पहले आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि तिवारी जी की सोच थी और फिर विजय बहुगुणा जी ने उसका उद्घाटन किया, ये सब बातें ठीक है। तो अगर एक पार्टी उसको जोड़ रही है तो अगले सत्ता दल, जो आने वाला सत्ता दल जो इस टाइम सत्ता में है, उसको उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारा गैरसैंण इसलिए राजधानी बनाने का जो इसका मुख्य कारण वही था कि दोनों मंडलों को आपस में कैसे जोड़ा जाए और विकास इक्वली कैसे किया जाए। हमारा जो राज्य है वो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं हमारे लोग, दूर दूर माणा गांव तक रहते हैं। वहां तक सरकार की पहुंच, सरकार के हाथ जितने ज़्यादा पहुंचे उतने विकास होंगे। अगर आप देहरादून में बैठ के, यहाँ के एसी कमरों में बैठ के, सीधी सड़कों में बैठ के सिर्फ कार्य योजनाएं बनाते रहेंगे और नए नए विधेयक लाते रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि जनहित में आप कार्य कर रहे हैं। जनहित के लिए अगर आप सच में काम कर रहे हैं तो गैरसैंण में अधिक से अधिक सत्र करने चाहिए और सरकार को ज़्यादातर सिस्टम वहाँ रखना चाहिए। अस्थाई नहीं, हम तो कहते हैं स्थायी राजधानी उसे बना देना चाहिए। अस्थाई तो देहरादून को बनना चाहिए ताकि देहरादून पे भी लोड कम हो। यहाँ पूरे शहर का लोड भी है, पहाड़ों का लोड भी है। देहरादून तो दबे जा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी से, लेकिन आप गैरसैंण में जाके देखिए क्या कमी है उस जगह पे। क्या स्वर्ग है, वो धरती का स्वर्ग है। अगर आप जाएंगे वहां देखेंगे तो वो स्वर्ग है। उस जगह पे क्यों नहीं जाना चाहते ये लोग? चलिए, तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। कमलेश रमन जी, वसी जयदी जी, वीरेंद्र शर्मा जी, डीके पॉल साहब और श्रीदेव चंद उत्तराखंडी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निष्कर्ष ये निकला है कि पहाड़ के लिए सरकारों को काम करना है तो पहाड़ के पास जाना होगा। अगर दर्द को दूर करना है तो दर्द पर मरहम लगाना होगा और दर्द का एहसास भी करना होगा। और आने वाले समय में अब देखना होगा, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि आने वाले सत्र को गैरसैंण में कराया जाएगा। क्योंकि राज्य की जो भावना है वो इस बात का इंतज़ार करती है कि कब हमारी सरकार हमारे द्वार पर आएगी, कब हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुना जाएगा। विकास हुआ है, विकास सतत प्रक्रिया है, सरकारें करती हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस मर्म को लेकर उत्तराखंड जी रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड अभी तक
जवानी में आगे बढ़ रहा है वो उद्देश्य पूरा होगा, उसका इंतजार भी उत्तराखंड वासी कर रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।